हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेव आवर एनवायरनमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसको हम 3R भी बोलते हैं। गेट गोइंग। अब इसके नीचे वो क्वेश्चंस आएंगे जो हम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ज़रूर दे पाएंगे। जैसे कि पहला, व्हाट डू वी डू विद ओल्ड बुक्स, वाई शुड नॉट वी बर्न क्रैकर्स, वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। रीडिंग टाइम। We see so many things around us like plants, animals, buildings, bridges, vehicles, etc. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि plants, animals, building, bridges, vehicles, etc. All the living and non-living things around us in our surroundings make up our environment. मतलब कि सारी living things और non-living things ये सब मिला के हमारा surrounding जो है वो environment को बनाती है। The living things like plants, animals, human beings and microbes constitute the biotic components of the environment. मतलब कि जो हमारे living things हो गए जैसे कि animals, human beings, microbes, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये हमारे biotic components हो गए। The non-living things like soil, air, water, etc. constitute the abiotic components of the environment. मतलब कि जो non-living things है जैसे कि soil हो गया, air हो गया, water हो गया, ये सब मिलके किस में contribute करते हैं, abiotic components में environment की। बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब कि जो बायोटिक है और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। द प्लांट्स प्रोवाइड अस विद एयर टू ब्रीथ। मतलब जो प्लांट्स है वो हमें एयर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ब्रीथ कर पाएँ। दे ऑल्सो गिव अस फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेस, फाइबर, मटेरियल्स टू बिल्ड अप बॉडीज़। मतलब कि ये हमको फूड प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को और अच्छा कर पाएँ। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद फूड लाइक मीट, एग्स, मिल्क एट्सेट्रा। मतलब एनिमल्स हमें फूड देते हैं जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया एट्सेट्रा। इन रिटर्न एनिमल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि इन रिटर्न में हम प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो हम एक्सेल करते हैं, फिर प्लांट्स उन्हें यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। चेक योर सेल्फ, नेम द फॉलोइंग। अब हमें इनके नेम बताने हैं, अब वो हम ऊपर कंटेंट में डिस्कस कर चुके हैं, आप ये खुद कर सकते हैं। एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड यू। अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करो। नेम देम एंड थिंक ऑफ देयर ओरिजिन सोर्स। अब उनको ओरिजिन देखो कि वो कहाँ से आए हैं वगैरह वगैरह, या वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है वगैरह वगैरह। डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड्स यूज टू बिल्ड हाउसेज। हम पेड़ काट देते हैं ताकि हम घर बना पाएँ। फॉर फ्यूल, पेपर, फ्यूल्स के लिए, पेपर के लिए। कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ काटते हैं उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। द लेसर इज द नंबर ऑफ ट्रीज। जो जितने कम नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, लेसर इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, उतनी कम ऑक्सीजन होगी कहाँ पर, एयर में। दिस इन टर्न एनहेंसेस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे क्या होगा, हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। दिस लीड्स टू पॉल्यूशन, और इससे पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज। मतलब ये एक ऐसा चेंज है जो हम चाहते तो नहीं है। और स्पॉइलिंग ऑफ लैंड, और इससे लैंड खराब होता है। एयर, वाटर एंड सराउंडिंग्स, इससे सराउंडिंग्स, एयर, वाटर ये सब खराब होता है। इट डेटोरिएट्स द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट इज़ डेंजरस टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी को ख़राब करता है, डिग्रेड करता है, और ये डेंजरस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली पॉल्यूशन के लिए, उनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, वेस्ट फ्रॉम होम्स एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। कटिंग ऑफ ट्रीज लूजन्स द सॉइल्स एज द रूट होल्ड द सॉइल इन देयर प्लेस। मतलब कि जब हम पेड़ को काट देंगे तो ऑब्वियसली बात है हम रूट के साथ ही काटेंगे ना, तो उससे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है क्योंकि रूट ने उसको बांध के रखा हुआ है। द लूजन्ड सॉइल इज ईजिली वॉश्ड अवे बाय रनिंग वाटर और स्ट्रॉन्ग विंड। मतलब कि अब मान लो अब वो जो सैंड है वो लूज हो गई,
अब हवा चलेगी या उस पर पानी गिरेगा तो वो उसके बहाव के साथ साथ जाती जाएगी। लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, मतलब कि जो ऊपर की सॉइल है वो खराब होना या उसकी फर्टिलिटी लूज होना, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सॉइल का खराब होना। प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, फर्स्ट एफोरेस्टेशन। मैन रेकलेसली कट्स ट्रीज फॉर मेकिंग स्पेस फॉर बिल्डिंग हाउसेज, ग्रोइंग क्रॉप्स, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, फ्लाईओवर एट्सेट्रा। जो हम लोग हैं वो बिना सोचे समझे पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों? ताकि हम बिल्डिंग्स के लिए स्पेस बना सकें, क्रॉप्स उगा सकें, रोड कंस्ट्रक्ट कर सकें, फ्लाईओवर बना सकें एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिस लीड्स टू वैनिशिंग ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, रिड्यूसिंग द ग्रीन कवर। अब इससे क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे ट्रीज हैं वो वैनिश हो रहे हैं अर्थ से, हमें दिखते ही नहीं है ट्रीज आसपास, और ये हमारा ग्रीन कवर कम कर रहे हैं, किसका? अर्थ का। हेंस वी मस्ट प्रैक्टिस प्लांटिंग मोर सीड्स टू ग्रो मोर ट्रीज। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी अपने अंदर आदत डालनी चाहिए कि हम सीड्स को प्लांट करें और ज़्यादा। एफोरेस्टेशन इज ग्रोइंग ट्रीज ऑन बैरन लैंड्स और लैंड विद लेसर ट्रीज। एफोरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर बोल सकते हैं एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें पेड़ उगाने चाहिए बैरन लैंड्स, मतलब बंजर ज़मीन, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ बहुत कम है। एडवांटेजेस ऑफ एफोरेस्टेशन आर गिवन बिलो। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू सेवरल एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ये घर देगा बहुत सारे एनिमल्स को और माइक्रोब्स को। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन होने से प्रिवेंट करेगा। इट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड चारकोल। अब उनके होने से हमें और ज़्यादा टिम्बर मिलेगा और ज़्यादा चारकोल मिलेगा। इट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट बाय प्रिजर्विंग एग्जिस्टिंग ट्रीज, मतलब कि ये प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को, क्यों? हमारे पास बहुत सारे ट्रीज हो गए हैं। पॉल्यूटेंट्स कंटेमिनेट द एयर, वाटर एंड द लैंड। जो पॉल्यूटेंट्स है वो ख़राब कर रहे हैं किसको? हमारी हवा को, पानी को और ज़मीन को। एयर पॉल्यूशन। व्हीकल्स ऑन द रोड्स एंड द फैक्ट्रीज एमिट हार्मफुल गैसेज इनटू द एयर। जो हम व्हीकल रोड्स पे चला रहे हैं और जो फैक्ट्रीज है वो हार्मफुल गैसेज एमिट कर रहा है, कहाँ पे? हवा में। दिस इज कॉज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कोल एट्सेट्रा। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम जो फ्यूल है उनको जला रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑल्सो पॉल्यूट द एयर। जब हम पटाखे जलाते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। दे ऑल मेक द एयर अनहेल्दी फॉर ब्रीथिंग एंड कॉज एयर पॉल्यूशन। अब ये सब क्या करते हैं? एयर को अनहेल्दी कर देते हैं और इससे एयर पॉल्यूशन होता है। दिस में कॉज, अब इससे क्या क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, लंग कैंसर एट्सेट्रा। ब्लड एंड हार्ट डिसीजेज होंगी। इरिटेशन इन आइज एंड स्किन, हेडेक्स, एसिड रेन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग वेज, कि कैसे हम चेक कर सकते हैं किसमें कितना एयर पॉल्यूशन है, कितने लेवल का। द फैक्ट्रीज मस्ट बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एंड पॉल्यूटेड एरिया, मतलब कि हमें जितने भी पॉपुलेटेड एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ से हमको दूर ले जाना चाहिए किसको? फैक्ट्रीज को, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए आसपास। यूजेज ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल्स, CNG एंड LPG, मतलब कि जो इको फ्रेंडली फ्यूल्स हैं हमारे, जैसे कि CNG हो गया, LPG हो गया, हमें वो यूज़ करने चाहिए। फिटिंग चिमनीज इनटू फैक्ट्रीज टू रिमूव हार्मफुल गैसेज, मतलब चिमनीज लगा दो फैक्ट्रीज में ताकि हम रिमूव कर सकें किसको? हार्मफुल गैसेस को। वाटर पॉल्यूशन। When the harmful untreated waste from house and industries is released into water bodies, is causes water pollution, मतलब कि जो harmful waste है जो हमारे घर से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, जब उसको वाटर में छोड़ देते हैं उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स इंक्रीजेज द लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, तो उससे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। दिस मे कॉज हार्म टू द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को जो है वो हार्म पहुंचेगा। वाटर बॉर्न डिसीजेज लाइक डायरिया, टाइफॉइड, कोलेरा, डाइसेंट्री, मतलब कि इससे वाटर बॉर्न डिसीज होगी। ऐसी डिसीज जो वाटर की वजह से होती है वो होने लग जाएंगी। कंज्यूमिंग फिश विद हार्मफुल केमिकल्स बाय ह्यूमन कैन मेक अस सिक। अब मछली तो पानी में ही रहती है, तो अब हम उसको जब कंज्यूम करेंगे, हम जब खाएंगे उसको, तो हमें भी क्या होगा? बीमारी हो जाएगी अलग अलग। लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन कैन बी चेक बाय द फॉलोइंग वेज। अब वाटर पॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे? यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, मतलब कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करके, मैन्योर यूज़ करके चेक कर सकते हैं।
ट्रीटिंग द वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज, मतलब कि हम वेस्ट को अच्छे से ट्रीट करें, साफ करें थोड़ा उसको पानी में फेंकने से पहले। नॉट लेटिंग वाटर टू कलेक्ट इन कंटेनर्स, कि हम पानी को कंटेनर में कलेक्ट ना करें। टायर्स एंड पडल्स एज दे ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स, मतलब कि फिर उससे क्या होगा, टपक टपक के और भी जो आसपास में है और ज़्यादा वो चीज़ फैलेगी और गंदगी फैलेगी, मतलब एट द एंड। लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन को सॉइल पॉल्यूशन भी बोलते हैं। इज कॉज्ड व्हेन गार्बेज, सीवेज, फैक्ट्री वेस्ट एटसेट्रा आर स्कैटर्ड ऑन द लैंड एंड नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली एट द प्रॉपर प्लेस, मतलब कि जब गार्बेज हो गए, सीवेज हो गए, फैक्ट्री वेस्ट हो गए, ये सब लैंड पे बिखरा रहे और कोई इसको डिस्पोज ना करे, मतलब ऐसे ही बिखरा रहे और बहुत खराबी होगी मतलब लैंड के लिए, तो उससे लैंड पॉल्यूशन होता है। दिस मे कॉज स्पॉइलिंग ऑफ सॉइल टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन, ये सॉइल का टेक्सचर खराब करेगा और कॉम्पोजिशन खराब करेगा। अफेक्ट द एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल, जो सॉइल में एनिमल्स रहते हैं ये उनको इफेक्ट करेगा। लेवल ऑफ लैंड पॉल्यूशन कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग वेज। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, अच्छे से हम वेस्ट को डिस्पोज करें। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड नॉट बी डंप इन द ओपन, मतलब जो रिसाइकल वगैरह नहीं हो सकते उन वेस्ट को हमें ओपन में नहीं डालना चाहिए, जैसे कि पॉलीथीन्स। सेग्रीगेट द वेस्ट बिफोर डिस्पोजल, मतलब उसको इकट्ठा कर लो, सेग्रीगेट कर लो डिस्पोज करने से पहले, फैलाओ मत उसे। चेक योर सेल्फ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच डेट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। अब ऊपर कंटेंट के बेसिस पे आप इसे खुद कर सकते हैं। द 3 R's, द 3 R's स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो कि हमें नाम से भी पता चल रहा है वैसे तो। प्रैक्टिसिंग दीज 3 R's कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, अब ये 3 R हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स टू यूज लेस, रिड्यूस नाम से पता चल रहा है कि कम यूज़ करना। वी मस्ट बाय थिंग्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, हमें तभी चीज़ों को खरीदना चाहिए जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। वी मस्ट ट्राई टू कैरी क्लोथ बैग्स वाइल शॉपिंग, हमें क्लोथ्स बैग लेने चाहिए जब हम शॉपिंग करने जाएं। स्विच ऑफ द बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, फैन व्हेन नॉट इन यूज़ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें स्विच ऑफ कर देने चाहिए। ऑल जितने भी हमारे अप्लायंसेज हैं, सिर्फ बल्ब ट्यूबलाइट नहीं, हर एक जब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। वाटर कैन बी सेव्ड बाय रिपेयरिंग लीकिंग टैप्स इमीडिएटली, जब हमारे टैप सही ना हो, लीक कर रहे हो, तब हम उसको इमीडिएटली सही करवा के पानी सेव कर सकते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स, टिश्यूज एट्सेट्रा, हमें अवॉइड करने चाहिए क्या, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स को यूज़ करना जब तक हमें एकदम क्या बोलते हैं नीड ना हो उसकी। टू जनरेट लेस गार्बेज, ताकि हम थोड़ा कम गार्बेज को प्रोड्यूस करें। रीयूज, अभी भी नाम से ही पता चल रहा है। ओल्ड वर्न आउट थिंग्स कैन बी यूज्ड इन न्यू वेज, मतलब जो चीज़ें पुरानी हो गई या ख़राब हो गई उनकी नए वे में यूज़ करना। एम्प्टी बोटल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज, जो है खाली बोतल है हम उनको स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड बुक्स, टॉयज, क्लॉथ्स कैन बी डोनेटेड टू द पुअर एंड नीडी, जो पुरानी बुक्स हो गई है, टॉयज हो गए हैं, उनको हम या फिर क्लॉथ्स हो गए हैं डोनेट कर सकते हैं पुअर या फिर जिनको नीड है उन लोगों को। फूड कैन बी स्टोर्ड इन रीयूजेबल कंटेनर्स, जो फूड है उनको हम रीयूजेबल कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। Recycle, water must be segregated before disposal into biodegradable and non-biodegradable waste, मतलब कि हमको वेस्ट अलग करना चाहिए, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग, वेस्ट मतलब डिस्पोज करने से पहले। The biodegradable waste can be recycled into useful articles like manure which can improve the soil fertility, मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकिल करके यूज़फुल आर्टिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम मैन्योर बना सकते हैं। मैन्योर क्या करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। पेपर कैन बी रिसाइकल, पेपर भी रिसाइकल हो सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स एंड कवर फॉर बुक्स एंड नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर, जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं और जो बुक्स के कवर होते हैं वो क्या होते हैं, रिसाइकल्ड पेपर से ही बने होते हैं। Following these 3 R's, we can save trees, save energy, and above all, save the environment by generating less waste and more useful things, कि हम environment को बचा सकते हैं कैसे, कम और useful चीज़ें यूज़ करके और waste को कम generate करके। Summary, all living मतलब कि biotic and non-living मतलब abiotic things make up environment, इससे environment बनता है। We get food from plants and animal, हमें फूड मिलता है प्लांट्स और एनिमल से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन डैमेज द एनवायरनमेंट एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस इनटू सराउंडिंग्स, जिससे पॉल्यूशन होता है।
We must make efforts to protect the environment. Land, air and water pollution cause several problems. We must practice 3 R's to generate less waste. Think and answer. A. Tick the correct answer. It is an abiotic component. Obviously it's soil. अब ऐसे ही ऊपर कंटेंट के बेसिस पे बाकी भी करने हैं आपको. B. Fill in the blanks. Dash and dash things are constituents of the environment. Biotic and abiotic. या फिर आप बोल सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये भी हो सकता है. सी. गिव रीजंस. अब ये भी आपको ऊपर जो हमने कंटेंट पढ़ा उसके बेसिस पे रीजंस देने हैं. मैच द फॉलोइंग. अब आपको कॉलम ए और कॉलम बी को आपस में मैच करना है. ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आपको आंसर्स देने हैं. तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और इसको स्ट्रॉन्ग बना लें. थैंक यू.